आज हम सुर्खियों के शोर से दूर सीधे जमीन की हकीकत को समझेंगे। हम मेघालय के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। ये सिर्फ एक सीट की हार जीत का किस्सा नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि सियासी जमीन कैसे खिसक जाती है और क्या उसे फिर से हासिल करना मुमकिन है। ये एक पतन का विश्लेषण है और एक वापसी का खाका भी। तो इस पड़ताल में हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे उन मिटते हुए निशानों से जो एक मजबूत विरासत के पीछे रह गए हैं। फिर हम पहाड़ियों में बसने वाले लोगों की असली आवाज सुनेंगे। हम समझेंगे कि ये पतन आखिर हुआ क्यों, इसकी पूरी एनाटमी क्या है। फिर 30 साल के आंकड़ों का एक एक्सरे करेंगे और उसके बाद वापसी के एक रास्ते का नक्शा तैयार करेंगे। और आखिर में हम उस वादे पर बात खत्म करेंगे जो हर राजनीति के दिल में होना चाहिए, यानी अच्छा शासन। तो चलिए कहानी के सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। एक राजनीतिक किला जो इतना मजबूत था, वो रेत के महल की तरह ढह कैसे गया? ये है बाघमारा, मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स का एक अहम हिस्सा और आज हमारी पूरी पड़ताल का केंद्र। यहाँ जो हुआ वो सिर्फ एक स्थानीय चुनावी नतीजा नहीं है, ये एक आईना है जो दिखाता है कि देश के कई कोनों में राजनीतिक हवा का रुख कैसे बदल रहा है। जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए, 0.88%। ये कोई मामूली गिनती नहीं है। ये 2023 के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बाघमारा में वोट शेयर था। सोचिए, 1% से भी कम। ये सिर्फ एक हार नहीं, ये एक सियासी सुनामी थी जिसने सब कुछ बहा दिया। और इसी एक आंकड़े में पूरी कहानी छुपी है। ये गिरावट कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगाने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। एक जमाना था जब इसी सीट पर पार्टी का एक छत्र राज था। 50% से भी ज्यादा वोट मिलते थे, एक ताकतवर किला। और आज की हकीकत लगभग गैर मौजूदगी, 1% से भी कम वोट। अर्श से फर्श का ये सफर कैसे तय हुआ, यही हमें समझना है। तो ठीक है, आंकड़ों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और अब उन लोगों की बात करते हैं जिनकी जिंदगी इन चुनावों से तय होती है। क्योंकि हर राजनीतिक कहानी की जड़ें तो आखिर लोगों की जमीन, उनकी उम्मीदों और उनकी परेशानियों में ही होती हैं। देखिए, बाघमारा को समझने के लिए पहले यहाँ के लोगों को समझना होगा। यहाँ की लगभग 92% आबादी गारो समुदाय से है। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान और उनकी जमीन से जुड़ी चिंताएं, यही वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द यहाँ की पूरी राजनीति घूमती है। तो यहाँ के लोगों की असल तकलीफें क्या हैं? ये लिस्ट हमें सीधे उन मुद्दों की तपिश महसूस कराती है जो जमीन पर उबल रहे हैं। सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा तीव्रता के साथ है सड़क और खराब बुनियादी ढांचा। नेशनल हाईवे 117 की बदहाली लोगों के लिए दशकों से एक नासूर बनी हुई है। उसके बाद आती है स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी। अस्पताल ना के बराबर है, स्कूल है तो टीचर नहीं। फिर है युवाओं के लिए रोजगार की किल्लत। और इन सब के ऊपर एक गहरा डर भी है, बाहरी लोगों के आने और अपनी जमीन खोने का डर। ये सिर्फ मुद्दे नहीं है, ये वो रोजमर्रा की लड़ाइयां हैं जो तय करती हैं कि वोट किधर जाएगा। अब हम विश्लेषण के उस हिस्से में हैं जहां हम चीर फाड़ करके देखेंगे कि ये पतन हुआ क्यों। यहाँ मकसद किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम की खामियों को समझना है जिसकी वजह से ये नौबत आई। 3 बड़ी वजह साफ नजर आती हैं और तीनों एक दूसरे से जुड़ी हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह जमीन पर संगठन का पूरी तरह से खोखला हो जाना। दूसरी वजह लोगों की स्थानीय समस्याओं से जुड़ने वाली एक भरोसेमंद कहानी का न होना। और तीसरी, बदलते हुए राजनीतिक माहौल के हिसाब से खुद को ढालने में पूरी तरह से नाकाम रहना। इसको और आसान भाषा में समझें तो पार्टी का बोर्ड तो लगा था, पर दफ्तर में कोई नहीं था। बूथ स्तरीय समितियां जो किसी भी चुनाव की रीढ़ होती हैं, जो घर घर जाकर वोटर से जुड़ती हैं, वो बस कागजों पर थीं। जब जनता और पार्टी के बीच का ये सबसे जरूरी पुल ही टूट जाए तो हार तो होनी ही है। और यहीं हमें एक बात याद रखनी चाहिए, संवाद में गरिमा और एक सूचित सार्वजनिक चर्चा का महत्व हमारे संवैधानिक मूल्यों का आधार है। जब जमीनी जुड़ाव खत्म हो जाता है तो ये मूल्य भी खतरे में पड़ जाते हैं। देखिए, कोई भी किला एक दिन में नहीं ढहता। ये पतन एक झटके में नहीं हुआ। ये विश्वास के धीरे धीरे खत्म होने की कहानी है जो दशकों तक चलती रही। ये टाइमलाइन अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है। 1993 में देखिए, 52% से ज्यादा वोट। 2003 तक भी पकड़ मजबूत है, लेकिन 2008 में पहली बड़ी दरार आई और वोट शेयर सीधे 34% पर आ गया। इसके बाद तो ये गिरावट कभी रुकी ही नहीं। 2013 में 15% और 2023 आते आते 1% से भी कम।
ये दिखाता है कि विश्वास की नींव धीरे धीरे हर चुनाव के साथ खोखली होती चली गई। तो इन 30 सालों के आंकड़ों का सबक क्या है, निचोड़ क्या है? एक बहुत सीधा, साफ और अहम सबक। बागमारा का वोटर बड़े बड़े राष्ट्रीय नारों से प्रभावित नहीं होता। वो उससे वोट देता है जो उसकी रोजमर्रा की मुश्किलों की बात करे। उसे अपनी सड़क चाहिए, अपने बच्चों के लिए नौकरी चाहिए और अपनी पहचान की सुरक्षा चाहिए। जो ये देगा, वोट उसी को मिलेगा। और 2023 के नतीजे इसी बात का सबूत है। देखिए, चुनाव कौन जीता? एक निर्दलीय उम्मीदवार जिसे करीब 31% वोट मिले। बीजेपी और एनपीपी का प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा। ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस से जो भरोसा टूटा, वो वोट किसी एक पार्टी की झोली में नहीं गया, वो बट गया। वोटर एक नए विकल्प की तलाश में था और उसे जहां जो बेहतर लगा उसने उसे चुन लिया। अब तक हमने बीमारी की पूरी जांच पड़ताल की, अब इलाज की बात करते हैं। यहाँ से हम एक संभावित वापसी के लिए एक ठोस रणनीति के ढांचे पर चर्चा करेंगे। क्या यहाँ से वापसी मुमकिन है? इस रणनीति को हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, जिसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, चुनावी रणनीति, जो राष्ट्रीय मुद्दों से हटकर पूरी तरह स्थानीय और डेटा पर आधारित हो। दूसरा, संगठनात्मक रणनीति, यानी सभी 97 बूथों पर संगठन को शून्य से फिर से खड़ा करना। तीसरा, कथा रणनीति, मतलब एक ऐसी कहानी गढ़ना जो विकास की बात भी करे और गारो पहचान के सम्मान की भी। और चौथा, संसाधन, ताकि जमीन पर काम दिखे, सिर्फ बातें न हों। संगठन को फिर से खड़ा करने का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं है। इसका मतलब है कुछ ठोस और फौरन कदम उठाना। जैसे एक ऐसे स्थानीय व्यक्ति को कमान सौंपना जिस पर लोग भरोसा करते हों। सभी 97 बूथों पर कार्यकर्ताओं को दोबारा ट्रेनिंग देना। गांव से नए जोशीले युवा चेहरों को पार्टी से जोड़ना और स्थानीय एनजीओज और चर्च समूहों के साथ मिलकर काम करना, ताकि लोगों के बीच दोबारा अपनी जगह बनाई जा सके। और ये सब काम हवाई नहीं होगा। इसके लिए एक तय समय सीमा के साथ बंधा हुआ एक्शन प्लान चाहिए। चुनाव से 90 दिन पहले बूथों को फिर से जगाने का काम शुरू हो। अगले 30 दिनों में बड़े पैमाने पर लोगों से मिलना जुलना और गठबंधन बनाना। और आखिरी के 30 दिनों में एक जोरदार अभियान चलाना और ये पक्का करना कि हर समर्थक वोट डालने जरूर निकले, हर कदम एक तय समय पर। और अब सबसे अहम बात, ये सारी रणनीतियां, ये बूथ मैनेजमेंट, ये अभियान, ये सब आखिर है किस लिए? क्या सिर्फ चुनाव जीतना ही मकसद है? नहीं, राजनीति का असली मकसद मतपेटी से कहीं आगे है। इसका असली मकसद है शासन, यानी लोगों की जिंदगी को सच में बेहतर बनाना। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वापसी का खाका कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात सब कुछ बदल दे। ये एक लंबी और बहुत मुश्किल यात्रा की बस एक शुरुआत है। जो भरोसा एक बार टूट जाता है, उसे दोबारा कमाना पड़ता है। एक एक वोटर से मिलकर, एक एक गांव में काम करके और किए गए हर वादे को पूरी ईमानदारी से निभाकर। इसी संदर्भ में हमें भारत के डेटा संरक्षण कानूनों को भी याद रखना चाहिए, जो नागरिकों की गोपनीयता और सहमति का सम्मान करने पर जोर देते हैं। एक अच्छा शासन वही है जो लोगों के भरोसे और उनके निजी अधिकारों दोनों की रक्षा करे। अगर आप सच में लोगों के नेता बनना चाहते हैं, अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से जुड़ें। हमें mgr@blueprintstrategies.ai पर लिखें या 08042041602 पर कॉल करें। हमारा मकसद है राजनीति से परे एक सच्चा उद्देश्य।